नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आशीष कुमार आप सभी का सुपर वाईफाई क्लासेस में स्वागत करता हूं। कल जैसा कि आज जानते हैं, आज तो बड़ा ही पूरे भारतवर्ष के लिए एक गर्व का दिन है, 14 अप्रैल, जो कि हमारे संविधान निर्माता महामहिम भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म दिवस है। तो आज की जो क्लास है पूर्णतः उन्हीं को समर्पित है और उनके विषय के उनके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट आपके सवाल बनते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से, वो आपको हम एक स्लाइड लास्ट में करवाने वाले हैं। ठीक है, चलिए क्लास के साथ बने रहिएगा। आपका कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे वो यूपी पुलिस का कोई सा भी एग्जाम हो, स्टेट का हो या आपका सेंट्रल का कोई भी एग्जाम हो, उस सब के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, एकदम ध्यान को बनाए रखना और टोटल क्लास को नोट करिएगा। और पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा, तो लेकिन क्या करना है, आपको एक रफली एक बार लिखना जरूर है, रफली एक बार लिखिएगा जरूर। उसके बाद हम आपको पीडीएफ, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा क्लास के तुरंत बाद। ठीक है, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं कौन से संविधान संशोधन के द्वारा विधायक एवं संसदों द्वारा दबाव में आकर दिए गए इस्तीफे को माफ कीजिएगा, यहाँ पे क्या होगा, इस्तीफा होगा ना। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है 33वां। तो देखिए इसमें ये कब का है भैया, याद रखिएगा ये कब का है आपका, तो ये आपका कब का है, 33वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा यह निर्धारित किया गया। अगर किसी भी विधायक या सांसद के ऊपर दबाव डालकर उसको इस्तीफा दिलवाया गया है तो उसको क्या माना जाएगा, अवैध माना जाएगा। 33वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा यह नियम बनाया गया। ठीक है, उसके बाद 35वां संविधान संशोधन 1974 में हुआ, ये इसमें क्या है भैया, सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। क्या दिया गया, सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम क्या बना, सह राज्य बना। सिक्किम क्या बनता है, सह राज्य का दर्जा। सिक्किम क्या बनता है, सह राज्य बनता है। 36वां संविधान संशोधन 1975 में क्या होता है, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। सिक्किम को क्या किया गया भैया, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 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 37वां संविधान संशोधन 1975 की बात करें तो याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश के अंदर विधानसभा का गठन और मंत्री परिषद के जो गठन की बात कही, वो कौन से संशोधन के द्वारा, 37वां संविधान संशोधन 1975। लिख लीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा का गठन। तो 37वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा क्या किया गया है, अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा के गठन की बात कही गई। कौन सा संशोधन है, 37वां 1975, याद रखिएगा कौन सा भी है, 37वां संविधान संशोधन 1975। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका इसमें क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा भैया। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट करना होगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 2, इंपॉर्टेंट सवाल किसी भी एग्जाम के लिए भी, सभी में आपके अनुसंधान पूछे जाते हैं, नोट करिएगा। इसमें राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र स्थित है, आपके ऑप्शन है राजमुंदरी, जबलपुर, कटक, इलाहाबाद और कौन सा है, रांची है। तो देखिए सभी ऑप्शन की बात करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। देखिए अगर राजमुंदरी की बात करते हैं तो राजमुंदरी पहली बात पड़ता है कहाँ पे, तो ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पड़ता है, आंध्रा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है भैया, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और याद रखिएगा राजमुंदरी में क्या है भैया, याद रखिएगा राजमुंदरी में क्या है, देखिए ये किस राज्य में पड़ता है, तो आपके आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और यहाँ पे क्या है भैया, याद रखिएगा यहाँ पे तंबाकू अनुसंधान केंद्र। क्या है यहाँ पे, तंबाकू अनुसंधान केंद्र। तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो राजमुंदरी। और राजमुंदरी कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और याद रखिएगा जो तंबाकू है, तंबाकू की पत्तियों की सुखाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, तंबाकू की जो पत्तियां होती हैं, तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, सुखाने की प्रक्रिया को कहते हैं क्यूरिंग। क्या बोलते हैं, क्यूरिंग बोलते हैं। याद रखिएगा क्या बोलते हैं, इसको क्यूरिंग बोलते हैं भैया। तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, क्यूरिंग बोला जाता है। इसके अलावा याद रखिएगा तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, तंबाकू निषेध दिवस कब होता है, तो तंबाकू निषेध दिवस कब होता है, तो 31 मई को होता है। तंबाकू निषेध दिवस याद रखिएगा कब होता है आपका, 31 मई को। तंबाकू दिवस नहीं होता है, तंबाकू निषेध दिवस होता है, कब होता है आपका, 31 मई को होता है। इसके अलावा याद रखिएगा तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता दोनों कौन है, चाइना। तो तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक प्लस उपभोक्ता, यानी पैदा करने वाला और खाने वाला दोनों कौन है, तो कौन है भैया, चीन है। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं सबसे बड़ा उपभोक्ता जो है दोनों कौन है, चाइना है। ठीक है, तो तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, राजमुंदरी में। जबलपुर की बात करते हो तो याद रखिएगा जबलपुर कहाँ पड़ता है आपका, मध्य प्रदेश में है।
जबलपुर आपका कहाँ पड़ता है भैया? मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो देखिए जबलपुर में ही क्या है भैया, जबलपुर में ही याद रखिएगा राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान, याद रखिएगा राष्ट्रीय राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है भैया? अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ पे है राष्ट्रीय खरपतवार? तो जबलपुर में। कहाँ पे है? जबलपुर में। इसके अलावा याद रखिएगा जबलपुर जो है कौन सी नदी के किनारे है? ये नर्मदा नदी। कौन सी नदी के किनारे है? ये नर्मदा नदी के किनारे। और याद रखिएगा नर्मदा नदी पे ही, याद रखिएगा नर्मदा नदी पर जबलपुर में याद रखिएगा कौन सा घाट है भैया? भेड़ा घाट। कौन सा घाट है? भेड़ा घाट। याद रखिएगा भेड़ा घाट कौन सी नदी पे है? नर्मदा नदी। कहाँ पे है? जबलपुर में। इसके अलावा नर्मदा नदी पे ही याद रखिएगा क्या है भैया? याद रखिएगा यहाँ पे है धुआंधार जलप्रपात। याद रखेंगे धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात कहाँ पड़ता है? तो धुआंधार जलप्रपात आपका कहाँ पे है? जबलपुर में। इसके अलावा याद रखिएगा जबलपुर में ही एमपी का हाई कोर्ट कहाँ पे है? एमपी का हाई कोर्ट कहाँ पे है? तो याद रखिएगा एमपी का हाई कोर्ट आपका कहाँ पे है? जबलपुर में। कहाँ पे है? जबलपुर में। कटक की बात करते हैं, ये कौन सी नदी के किनारे है? तो कटक कौन सी नदी के किनारे? ये महानदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे है? महानदी के किनारे है। और अगर हम महानदी की बात करें तो याद रखिएगा यहाँ पे बड़ा फेमस बांध स्थित है, हीराकुंडा बांध। कौन सा बांध है? हीराकुंडा बांध। कौन सा बांध है? हीराकुंडा बांध। तो हीराकुंडा जो बांध है वह कौन सी नदी पे है? तो याद रखिएगा महानदी पे है। और कटक कौन सी नदी के किनारे है? महानदी के किनारे है। और याद रखिएगा जो कटक है, कटक में ही भैया आपको याद होना चाहिए राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान जो आपका केंद्र है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है आपका? कटक में है। कहाँ पे है? कटक में है। लेकिन अगर आपसे कहे अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान, तो याद रखना भैया अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान। अगर आपसे कहे अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र की अगर बात करता है तो ये कहाँ पे है? तो ये आपका पड़ता है फिलीपींस, मनीला में है। कहाँ पे है ये आपका? मनीला में। याद रखिएगा ये आपका कहाँ पे है? मनीला। मनीला किस देश में पड़ता है? ये फिलीपींस में। किस देश में भैया? फिलीपींस देश में। याद रखिएगा मनीला किस देश में पड़ता है? फिलीपींस में पड़ता है। आगे चलते हैं, इलाहाबाद की बात करें, याद रखिएगा शीला मृदाघर कहाँ पे है? शीला मृदाघर। याद रखिएगा शीला मृदाघर गृह कहाँ पे पड़ता है? तो आपके इलाहाबाद में। इसके अलावा याद करेंगे इलाहाबाद में भी आपको याद रखना है अक्षयवट। अक्षयवट कहाँ पे है? अक्षयवट कहाँ पे है? इलाहाबाद में है। भारद्वाज आश्रम कहाँ पे है? भारद्वाज आश्रम आपका कहाँ पे है? भारद्वाज आश्रम कहाँ पे है? इलाहाबाद में है। महर्षि दुर्वासा आश्रम कहाँ पे है? महर्षि दुर्वासा आश्रम कहाँ पे है? महर्षि दुर्वासा आश्रम आपका कहाँ पे है? याद रखिएगा महर्षि दुर्वासा आश्रम आपका कहाँ पे भैया? इलाहाबाद में। इसके अलावा याद रखिएगा चंद्रशेखर आजाद पार्क। चंद्रशेखर आजाद पार्क आपका कहाँ पे है? चंद्रशेखर आजाद पार्क आपका कहाँ है भैया? तो कहाँ पे है आपका? इलाहाबाद में। कहाँ पे है आपका? इलाहाबाद में। याद रखिएगा। और इलाहाबाद का नाम इलाहाबाद किसने किया? इसका नामकरण किसने किया था? देखिए हालांकि इसका नाम अभी प्रयागराज हो गया, लेकिन इलाहाबाद नामकरण किसने किया था? याद रखिएगा अकबर ने किया था। किसने किया था भैया? अकबर ने। इलाहाबाद का नाम इलाहाबाद किसने किया था? अकबर ने किया था। याद रखिएगा। रांची की अगर बात करते हैं तो ये कहाँ पड़ता है आपका? झारखंड में पड़ता है। कहाँ है भैया? रांची आपका कहाँ पे है? झारखंड में। और रांची से ही याद रखिएगा यहीं पे है भारतीय लाख अनुसंधान केंद्र। एक लकड़ी होती है ना, भारतीय लाख अनुसंधान केंद्र। भारतीय लाख अनुसंधान केंद्र, भारतीय लाख अनुसंधान जो आपका केंद्र है वो कहाँ पे है? रांची में। इसके अलावा याद रखिएगा रांची से ही भैया 23 सितंबर 2018 को कौन सी योजना लॉन्च की गई थी? याद होगा आपको, अभी हमने आपको 1-2-4 दिन पहले पढ़ाया होगा आयुष्मान भारत योजना। कौन सी भैया? आयुष्मान जो योजना है, आयुष्मान जो योजना लॉन्च की गई है, कब लॉन्च की गई? 23 सितंबर 2018 को। कहाँ से? रांची से। और याद रखिएगा कर्क रेखा के सबसे नजदीक स्थित राजधानी कौन सी है? रांची। याद रखिएगा यहाँ पे लिख देते हैं कर्क रेखा के निकट स्थित राजधानी कौन सी भी है? तो कर्क रेखा के निकट स्थित राजधानी कौन सी है? रांची। लेकिन इसमें आपसे पूछा क्या है? राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान। तो ये आप भी देखो भैया राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ पे दिख रहा है? तो कहाँ पे दिख रहा है? जबलपुर में। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट करना होगा, कर लीजिए। हो गया होगा स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। देखो
अगला सवाल क्या है आपका, कौन सा विषय राज्य सूची का विषय है? आपके एग्जाम में आता है और गलती हो जाती है ना, तो आप इसको बार बार रिवाइज करेंगे तभी इसको आपको सही होगा। देखिए लिखने में आपको लगेगा ये राज्य का होगा, लेकिन ऐसा नहीं, अपना ज़्यादा दिमाग इधर उधर करके नहीं लगाना है, जैसा है उससे आपको उस तरह से फिट कर लेना है दिमाग में। देखिए जनसंख्या, जनसंख्या ये बताओ भैया, जनसंख्या किसकी समस्या है? केवल क्या केंद्र की समस्या है कि राज्य की? दोनों की समस्या है। तो किसका, जब दोनों में जो होता है, देखिए आप जानते हैं अनुसूची नंबर 7 में क्या है भैया, अनुसूची टोटल 12 है, तो अनुसूची नंबर 7 में क्या है, तो अनुसूची नंबर 7 में किसका उल्लेख किया गया भैया, किसका उल्लेख किया गया? सूचियों का उल्लेख किया गया। किसका उल्लेख किया गया है? सूचियों का उल्लेख किया गया। और सूचियां हैं कितनी भैया? तो सूचियों की संख्या कितनी है? आप सभी को पता होगा सूचियों की संख्या कितनी है? 3 है। कौन कौन सी सूची है? संघ सूची है, संघ सूची है, राज्य सूची है, संघ सूची है, राज्य सूची है, और कौन सी है? समवर्ती सूची। और कौन सी भी है? समवर्ती सूची। याद रखिएगा, समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और कौन सी है? समवर्ती सूची। अगर हम बात करते हैं संघ सूची में कुल कितने विषय हैं, तो याद रखिएगा संघ सूची में विषयों की टोटल संख्या कितनी है? तो इसमें कितने हैं? 100 विषय है। संघ में कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। अगर हम बात करते हैं राज्य सूची में कितने विषय हैं, तो याद रखिएगा इसमें कितने विषय हैं? टोटल 61 विषय हैं। राज्य सूची में कितने विषय? 61 विषय। अगर हम बात करें समवर्ती, तो समवर्ती में कुल कितने विषय हैं? 52 विषय भी है। समवर्ती में कितने हैं? 52। याद कर लीजिएगा, संघ में 100, राज्य में 61, समवर्ती में 52। ठीक है, वैसे भी ये सम संख्या ही है ना। समवर्ती में कितने हैं? 52 है। और संघ में कितने? संघ में 100, संघ में 100, राज्य में 61, समवर्ती में कितने हैं भैया? तो आपके 52 विषय। देखते हैं इसमें कौन कौन से। देखिए जनसंख्या किसकी समस्या है? राज्य और केंद्र दोनों की समस्या है। तो जब दोनों की समस्या हो जाती है तो क्या हो जाती है? समवर्ती, यानी दोनों के लिए है। तो क्या हो जाएगा भैया? ये समवर्ती सूची। किसमें आएगा? ये समवर्ती सूची का विषय। किसका विषय है? समवर्ती सूची का विषय। ठीक है, चलिए जनगणना। जनगणना कौन कराता है? राज्य सरकार कराती है, केंद्र सरकार कराती है? तो कौन कराता है? केंद्र कराता है। तो केंद्र का मतलब ही क्या होता है? संघ होता है। तो किसका विषय हो गया? ये संघ सूची का विषय हो गया। किसका हो गया भैया? ये संघ सूची का विषय हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कारागार, कारागार यानी जेल, ये पूछा गया एग्जाम में, पूछा गया सवाल है भैया, कारागार किसका विषय है? तो याद रखिएगा कारागार आपको दिमाग में आएगा, जेल किसका विषय है तो आपको समझ में आएगा केंद्र का, लेकिन ऐसा नहीं है। ये किसका विषय है? राज्य सूची का विषय। किसका है भैया? ये राज्य सूची का विषय। याद रखिएगा ये किसका विषय है? आपका राज्य सूची का विषय है। शेयर बाजार, तो शेयर बाजार किसके अधीन में आएगा? संघ में आएगा, यानी किसमें आएगा? राज्य केंद्र सरकार में आएगा, यानी संघ में आएगा। ये संघ सूची का विषय है। किसका है? संघ सूची का विषय है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं शिक्षा, तो शिक्षा सबके लिए बराबर है। तो शिक्षा अगर सबके लिए बराबर है तो शिक्षा सबके लिए बराबर, इसका मतलब क्या हो जाएगा? समवर्ती सूची में आएगा। किसमें आएगा? ये आपका समवर्ती सूची में आएगा। ठीक है, समवर्ती सूची में आएगा। याद कर लीजिएगा इसको। कौन कौन सा भैया? जनसंख्या किसमें आता है? समवर्ती में आता है। जनगणना किसमें आता है? संघ में आता है। कारागार किसमें आता है? राज्य में आता है। शेयर बाजार किसमें आता है? संघ सूची में आता है। शिक्षा किसमें आता है? आपका समवर्ती में। सूचियों की संख्या टोटल कितनी है? तो सूचियों की संख्या टोटल कितनी है? 3। कौन कौन से हैं आपके? कौन कौन सी सूची है भैया? संघ सूची है, राज्य सूची है, और कौन सी है? समवर्ती। तो संघ में कितने विषय हैं? 100, राज्य में कितने हैं? 61, समवर्ती में कितने हैं? 52। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। तो इसका देखिए आपसे पूछा गया इसका राज्य सूची का विषय है, तो इसमें राज्य का कौन सा विषय दिख रहा है? कोई कारागार ही दिख रहा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगला क्या लिखा है भैया? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किसकी खोज की थी? आपके ऑप्शन है हृदय प्रत्यारोपण, होम्योपैथी, पीलिया का टीका। हम आपकी जगह यहाँ पे पोलियो का टीका है भैया, यहाँ पे आपका पोलियो का टीका है। ये टाइपर साहब इसको गलत कर दिए, ये पोलियो का टीका है। ठीक है, ये ऑप्शन इसको सही कर देते हैं यहाँ पे, ये पोलियो का टीका है। ये कौन सा टीका है? ये पोलियो का टीका, यहाँ लिख देते हैं पोलियो का टीका। ठीक है, देखिए तो अगर हम बात करते हैं हृदय प्रत्यारोपण, तो इसकी खोज किसने की थी? एक का हृदय दूसरे में, हृदय दूसरे के हृदय में ट्रांसफर करने की ये विधि किसने खोजी थी? क्रिश्चियन बर्नार्ड। याद रखिएगा क्या नाम है इनका? क्रिश्चियन बर्नार्ड। क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा, किसके द्वारा? क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा हृदय प्रत्यारोपण किया गया। होम्योपैथी की बात की तो होम्योपैथी का जनक किसे कहते हैं? हनीमैन को कहते हैं। किसे कहते हैं? हनीमैन को कहा जाता है। हनीमैन को क्या कहते हैं भैया? होम्योपैथी का जनक। और जो हनीमैन है, इन्हीं का जन्म होता है, इन्हीं का जन्म दिवस कब होता है? 10 अप्रैल को होता है। कब होता है? 10 अप्रैल को। और 10 अप्रैल को इसलिए क्या मनाते हैं? याद रखिएगा होम्योपैथी दिवस। क्या मनाया जाता है? होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। याद रखेंगे
होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है आपका? 10 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? जॉन ई साल्क। किसने की थी? जॉन ई साल्क ने खोज की थी। जॉन ई साल्क ने इसकी खोज की थी। और याद रखेंगे जो पोलियो का जो टीका है, पोलियो का टीका, ये टीकाकरण, पोलियो का टीकाकरण अभियान कब चलाया गया था? टीकाकरण अभियान, पोलियो का टीकाकरण अभियान कब शुरू किया गया? तो याद रखिए कब शुरू किया गया था? तो ये 1995 में। याद रखेंगे पोलियो का टीकाकरण अभियान कब शुरू किया गया था? 1995 में। लेकिन अगर आप बात की जाए जो पोलियो है, पोलियो का उन्मूलन, पोलियो मुक्त भारत कब हुआ? यानी उन्मूलन इसका कब हुआ कह सकते हैं यहाँ पे? ये पोलियो मुक्त भारत कब हुआ लिख देते हैं यहाँ पे। पोलियो मुक्त कब हुआ भारत? पोलियो मुक्त भारत कब हुआ? तो याद रखिएगा WHO ने भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया? तो याद रखेंगे सन 2014 में। याद रखेंगे भारत को पोलियो मुक्त WHO के द्वारा कब किया गया? 2014 में घोषित किया गया। इसके अलावा याद रखिएगा जो पोलियो का जो टीका, जो ड्रॉप पिलाई जाती है, जो गांव में लेके आते हैं, उस ड्रॉप का नाम क्या है? तो टीका का नाम क्या था? याद रखेंगे उस टीके का नाम क्या है? वाईवेंट। क्या नाम है उसका? वाईवेंट टीका। कौन सा भैया? वाईवेंट टीका। याद रखेंगे वाईवेंट। कौन सा टीका पिलाया जाता है? तो वाईवेंट टीका, जो आप देखते हैं ना 2 बूंद, कहते हैं 2 बूंद जिंदगी के लिए, इसका इसी का लोगो था भैया। ये जो टीकाकरण अभियान है इसी का लोगो, इसी का आदर्श वाक्य क्या था? इसी का आदर्श वाक्य क्या था भैया? 2 बूंद जिंदगी के लिए, 2 बूंद जिंदगी के लिए, 2 बूंद जिंदगी के लिए। याद रखेंगे 2 बूंद जिंदगी के लिए जो अभियान शुरू किया गया था, इसी का जो वाक्य था, इसी का क्या था? वाक्य क्या था भैया? 2 बूंद जिंदगी के लिए। ठीक है। अगर बात करते हैं जेनेटिक कोड की, याद रखिएगा जेनेटिक कोड की जो खोज की थी वो की थी हरगोविंद खुराना ने। किसने की थी भैया? हरगोविंद खुराना ने। हरगोविंद खुराना ने। तो अगर बात करें जेनेटिक जो है, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? यानी प्रयोगशाला में जो है आपका DNA का संश्लेषण किसने किया था? तो हरगोविंद खुराना ने। और याद रखिएगा इसी के लिए इनको सन 1968 में क्या दिया गया था? नोबेल प्राइज दिया गया, चिकित्सा का नोबेल प्राइज। याद रखिएगा चिकित्सा का नोबेल प्राइज। चिकित्सा का क्या दिया गया था भैया इनको? नोबेल प्राइज। तो अगर कभी आपसे इस तरह से पूछता है कि भारत की ओर से चिकित्सा का नोबेल प्राइज पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो याद रखना आपको क्या लगाना है भैया? हरगोविंद खुराना लगाना है। ठीक है। चलिए क्लोरोफार्म की बात करें तो आप इसको जानते हैं, निश्चेतक दवा, यानी बेहोश करने की जो दवा होती है इसको क्या बोलते हैं? निश्चेतक दवा। क्या बोलते हैं इसको? निश्चेतक दवा। क्या बोला जाता है इसको? निश्चेतक दवा इसको बोला जाता है। और याद रखिएगा जो क्लोरोफार्म, इसकी खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा हैरिसन और सिम्पसन ने। किसने की थी इसकी खोज? किसने की थी? तो लिख लीजिएगा हैरिसन प्लस सिम्पसन। सिम्पसन ने इसकी खोज, हैरिसन और सिम्पसन ने इसकी खोज की। याद रखिएगा इसकी खोज किसने की है? हैरिसन और सिम्पसन ने किसकी खोज की है? क्लोरोफार्म। तो आपका अब देखिए इसमें पूछा क्या गया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किसकी खोज की थी भैया? हृदय प्रत्यारोपण। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्या है आपको? उत्तर प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री। देखिए ध्यान से पढ़िएगा, इसमें पूछा क्या गया है? दूसरे मुख्यमंत्री कौन है? ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जितने भी नाम लिखे हैं सब के सब बड़े इंपॉर्टेंट है, आपको सबके बारे में पता होना चाहिए। देखिए यूपी के फर्स्ट सीएम कौन थे? यूपी के अगर फर्स्ट सीएम पूछेगा, यूपी के फर्स्ट सीएम पूछेगा तो कौन थे भैया? गोविंद बल्लभ पंत। कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत। लेकिन अगर बात करेगा यूपी के दूसरे सीएम कौन थे? यूपी के सेकंड सीएम कौन थे? तो याद रखिएगा आजकल सेकंड वाला ट्रेंड बड़ा चलता है। ठीक है। तो कौन है भैया? संपूर्णानंद। कौन है? संपूर्णानंद। और अगर आपसे बात करेगा सुचेता कृपलानी, तो यूपी की फर्स्ट महिला मुख्यमंत्री। याद रखिएगा यूपी की फर्स्ट महिला सीएम, यूपी की फर्स्ट महिला सीएम कौन है? याद रखिएगा यूपी की फर्स्ट महिला सीएम कौन थी? सुचिता कृपलानी। लेकिन याद रखिएगा इनका क्रम कौन सा था? तो ये कौन से क्रम की थी? याद रखिएगा चौथे क्रम की थी। याद रखिएगा भैया ये कौन से क्रम की थी? चौथे क्रम की। लेकिन महिला के रूप में क्या थी? पहले क्रम की थी। महिला के रूप में पहले क्रम की थी। और व्यक्तिगत यानी अगर आपसे कहा जाए कार्यकाल के अनुसार ये कौन सी थी? चौथे क्रम की थी। ठीक है। अगर सुश्री मायावती जी की बात करें तो 4 बार यूपी की सीएम, 4 बार यूपी की सीएम रह चुकी हैं। और याद रखिएगा 4 बार यूपी की सीएम रह चुकी हैं। और ये जब पहली बार सीएम बनी थी, ये फर्स्ट बार जब सीएम बनी थी, ये कौन से क्रम की थी? याद रखिएगा ये 23वें क्रम की थी। कौन से क्रम की थी? हालांकि ये 23वें क्रम, 24वें क्रम, 28वें और कौन से क्रम की रह चुकी हैं? 30वें क्रम की रह चुकी हैं। याद रखिएगा ये पहली बार जब बनी थी तो कौन से क्रम की थी? या 23वें क्रम की थी। उसके बाद 24वां, फिर 28वां और कौन सा क्रम था इनका? 30वां क्रम का था। अगर आदित्यनाथ योगी जी की बात करें तो ये देखिए व्यक्तियों के रूप में कौन से क्रम में है? ये व्यक्तियों के रूप में कौन से क्रम में है?
तो व्यक्तियों के रूप में ये कौन से क्रम के हैं? 21वें क्रम के हैं। व्यक्तियों के रूप में कौन से क्रम के? 21वें। अगर कार्यकाल के रूप में बात करेंगे तो कार्यकाल के रूप में ये कौन से क्रम के हैं? ये 32वें क्रम के हैं। कार्यकाल के रूप में कौन से क्रम के हैं? 32वें क्रम के हैं। तो देखिए ये यूपी के आपके सीएम संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको जरूर याद होना चाहिए। इसमें हमसे पूछा क्या गया था, यूपी के दूसरे सीएम कौन है? तो संपूर्णानंद। पहले कौन रह चुके हैं? गोविंद वल्लभ पंत। पहली महिला कौन रह चुकी है? सुचिता कृपलानी। उनका क्रम कौन सा था? चौथा। देखिए उल्टा सीधा करके सवाल आपसे कहीं से भी बजा के पूछ सकता है, तो इसलिए याद करिएगा इसको, ठीक है। फंसा देगा नहीं तो आपको तो याद है पहली महिला सीएम कौन थी? सुचिता कृपलानी। अब आपसे पूछ लिया वो कार्यकाल रूप में कौन सी थी, वो याद रखना भी है कौन से क्रम की है? चौथे क्रम के, ठीक है। और जब अगर आपसे पूछता है मायावती जी पहली बार जब सीएम बनी थी तो कौन से क्रम की थी? ये 23वें। हालांकि 23वीं, 24वीं, 28वीं और 30वीं 4 बार बन चुकी हैं, ठीक है। और व्यक्तियों के रूप में योगी आदित्यनाथ जी का पूछता है तो कौन से क्रम के हैं? 21वें क्रम के। और कार्यकाल के रूप में कौन से हैं? 32वें, ठीक है। चलिए भैया स्क्रीनशॉट कर लो आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आज आपका सवाल आ गया, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था। आप सभी को पता होगा कब जन्म हुआ था इनका। चलिए पहले जो ऑप्शंस हैं ऑप्शंस की बात कर लेंगे, फिर एक पेज पे उन्हीं को देख लिया जाता है, ठीक है। देखिए अगर हिंगना की बात करें तो ये जो जगह है कहाँ पड़ती है? बिहार में पड़ता है। हिंगना नामक जगह कहाँ पड़ता है भैया? आपका बिहार में पड़ता है। और यहाँ पे एक बड़े फेमस हिंदी के राइटर का जन्म हुआ था। क्या नाम है उनका? फणीश्वर नाथ रेणु। याद रखिएगा, फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ जिनका दूसरा नाम क्या है भैया? रेणु। याद रखिएगा फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? हिंगना, जो कहाँ पड़ता है? बिहार में। और इनका एक बड़ा फेमस ही उपन्यास है, याद रखिएगा, मैला आंचल। कौन सा उपन्यास है इनका? मैला आंचल। याद रखिएगा मैला आंचल। मैला आंचल किसका बड़ा फेमस उपन्यास है? याद रखिए किसका उपन्यास है? फणीश्वर नाथ रेणु का। पौड़ी की बात करें, पौड़ी अभी कहाँ पड़ता है? ये उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ये उत्तराखंड में पड़ता है। लेकिन अगर हम बात करें पहले ये कहाँ था? यूपी का हिस्सा था। तो पौड़ी में किसका जन्म हुआ था? याद रखिएगा यहाँ पे जन्म हुआ था योगी आदित्यनाथ जी का। किसका जन्म हुआ था? योगी आदित्यनाथ का जन्म हुआ था। योगी आदित्यनाथ का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो पौड़ी में हुआ था। और पौड़ी कहाँ पे अभी आपका? उत्तराखंड में है। किसका जन्म हुआ था? जो अभी आपके वर्तमान सीएम है, क्या नाम है? योगी आदित्यनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ था? पौड़ी में। बड़नगर की अगर हम बात करते हैं, ये तो मेहसाना जिला जो कहाँ पड़ता है? गुजरात में है। तो गुजरात में जन्म हुआ था। गुजरात में ही जन्म हुआ था। किसका? आप सभी को पता होगा किसका भी है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का जन्म, हमारे पीएम साहब का जन्म कहाँ हुआ था? बड़नगर, जो कहाँ है? गुजरात। गुजरात का मेहसाना जिले में, ठीक है। तो याद रखिए किसका जन्म हुआ था? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो नरेंद्र मोदी का जन्म याद रखिए कहाँ पे हुआ था? बड़नगर, जो गुजरात के मेहसाना जिले में पड़ता है। और इनकी एक रचना बड़ी पूछी जाती है, जिसमें इन्होंने कहा था कि पहले क्या करना है? कठिन सवालों को पहले हल करना है, सरल सवालों को बाद में सॉल्व करना है। ये इन्होंने अपनी पुस्तक में कहा था। क्या नाम है उस पुस्तक का? याद रखिएगा, एग्जाम वॉरियर्स। याद रखेंगे, एग्जाम वॉरियर्स। एग्जाम वॉरियर्स ये किसकी पुस्तक है? एग्जाम वॉरियर्स किसकी पुस्तक है? याद रखेंगे किसकी पुस्तक है? ये नरेंद्र मोदी की पुस्तक है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं किसके बारे में। देखिए ये तो तीनों ऑप्शन आपका हो गया, तो आपका ऑप्शन एक ही बच रहा है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज हम बात करते हैं किसके? बी.आर. अम्बेडकर जी के बारे में। हालांकि ऐसा हो नहीं सकता कि आप 15-20 मिनट में किसी एक व्यक्ति के बारे में पूरा बता सकें, और ये तो इतनी महान विभूति है कि इनके बारे में बताया नहीं जा सकता। लेकिन जो आपके वनडे के दृष्टिकोण से जो भी सवाल बनते हैं इंपॉर्टेंट, वो आपको हम कवर कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं एक स्लाइड पे। यहीं डालिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पहली बात तो जब इनका पूछेगा इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म याद रखिएगा, इनका जन्म कहाँ हुआ था भैया? देखते हैं भीमराव अंबेडकर जी की बात करें, इनका जन्म कब हुआ था? याद रखिएगा इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में। इनका जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल सन 1891 को इनका जन्म हुआ था। चलिए इसको सही कर देते हैं। 14 अप्रैल 1800, सही से लिख देते हैं ना, पता नहीं है आपको पीडीएफ में सही ना दिखे। 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था। और याद रखिएगा 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? महू। महू कहाँ पे पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पे भैया? महू, एमपी में इनका जन्म कहाँ हुआ था? महू, जो कहाँ पड़ता है वर्तमान में? मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर हम देखिए
अगर हम बात करें इनकी मृत्यु कब होती है, इनकी मृत्यु याद रखिएगा, इनकी मृत्यु होती है 6 दिसंबर 1956 में। 6 दिसंबर 1956 में इनकी मृत्यु होती है। और इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, याद रखिएगा, नई दिल्ली में। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, नई दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। और याद रखेंगे 6 दिसंबर को, याद रखना भैया, 6 दिसंबर को मनाते हैं महापरिनिर्वाण दिवस। याद रखेंगे क्या मनाते हैं, महापरिनिर्वाण दिवस। महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। याद रखेंगे महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया जाता है भैया, तो कब मनाया जाता है आपका 6 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। और अब हम बात करते हैं, अगर भीमराव अंबेडकर जी की बात करते हैं, तो याद रखिएगा जो भीमराव अंबेडकर जी हैं, इनकी पहली पत्नी का नाम क्या था, तो पहली पत्नी का नाम इनका याद रखिएगा भैया क्या नाम है, रमा देवी। इनकी फर्स्ट वाइफ का नाम क्या था, फर्स्ट वाइफ का नाम क्या था, तो याद रखिएगा क्या नाम था, रमा देवी। क्या नाम था भैया, रमा देवी। इनकी फर्स्ट वाइफ का नाम क्या था, रमा देवी। फर्स्ट वाइफ का नाम क्या है इनकी, रमा देवी। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं इनकी सेकंड वाइफ का नाम क्या था, इनकी कुछ दिनों बाद मृत्यु हो जाती थी, इनकी दोबारा शादी होती है। इनकी सेकंड वाइफ का नाम क्या था, तो याद रखेंगे इनकी सेकंड वाइफ का नाम याद रखेंगे भैया क्या नाम था याद रखेंगे इनकी सेकंड वाइफ का नाम क्या है, तो इनकी सेकंड वाइफ का नाम है भैया शारदा कबीर। क्या नाम था, शारदा कबीर। इनकी सेकंड वाइफ का नाम क्या है, शारदा कबीर। और याद रखेंगे इन्हीं का नाम बाद में चेंज करके क्या नाम दिया, सविता अंबेडकर। इनका नाम क्या हो गया बाद में, सविता अंबेडकर। याद रखेंगे सविता अंबेडकर। याद रखना भैया, इनका मूल नाम अगर आपसे पूछता है तो क्या नाम था, शारदा कबीर, और बाद में इनका नाम चेंज करके क्या हो गया, सविता अंबेडकर। और याद करते हैं, देखो भैया इनकी जो पुस्तकें हैं, याद रखिएगा इनकी जो पुस्तकें हैं, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी जातियों का अंत। इनकी फेमस पुस्तक का नाम क्या है भैया, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। और क्या है भैया, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। और क्या है लिख लीजिएगा, इनकी बड़ी फेमस पुस्तक है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जातियों का अंत। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट कई बार एग्जाम में पूछा गया, नोट कर लीजिएगा। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किसकी पुस्तक है, तो किसकी है भैया, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किसकी है, भीमराव अम्बेडकर। इसके अलावा याद करिएगा, इसके अलावा इनकी एक पुस्तक, बड़ी फेमस पुस्तक का नाम है, याद रखिएगा, थॉट्स ऑन पाकिस्तान। क्या है भैया, थॉट्स ऑन पाकिस्तान। थॉट्स ऑन पाकिस्तान, याद रखेंगे थॉट्स ऑन पाकिस्तान। और एक बड़ी फेमस रचना है जो इनकी आत्मकथा है, पूछा जाएगा इनकी आत्मकथा कौन सी, याद रखिएगा, वेटिंग फॉर अ वीजा। क्या है, वेटिंग फॉर अ वीजा। ये क्या है, वेटिंग फॉर अ वीजा इनकी क्या है भैया, याद रखिएगा इनकी क्या है, आत्मकथा है। क्या है इनकी, आत्मकथा। याद रखिएगा इनकी क्या है, एक आत्मकथा है। इसके अलावा इनकी पत्रिका का नाम याद रखिएगा, बी आर अम्बेडकर जी की पत्रिका का नाम क्या है, तो इनकी पत्रिका का नाम याद रखिएगा मूक नायक। क्या है, मूक नायक। इनकी पत्रिका का नाम क्या है, मूक नायक, जो कब प्रकाशित हुई थी, 1920 में। याद रखिएगा मूक नायक पत्रिका कब प्रकाशित हुई थी, 1920 में। कब हुई थी भैया, 1920 में। इसके अलावा याद रखिएगा इनके द्वारा एक बड़ा ही फेमस आंदोलन चलाया गया था, महाड़ सत्याग्रह। कौन सा भैया, महाड़ सत्याग्रह। महाड़ सत्याग्रह, महाड़ सत्याग्रह कब चलाया गया था, तो 1927 में चला गया था। याद रखिएगा महाड़ सत्याग्रह कब चलाया गया था, 1927 में चलाया गया था। और ये आपसे पूछा जाएगा ये किसके विरोध में चलाया गया था, याद रखिएगा इसमें मजदूरों का हक दिलवाने के लिए चलाया गया था। याद रखिएगा ये किससे संबंधित है, श्रम संबंधित है। श्रम संबंधित है। ये किससे संबंधित है, श्रम संबंधित है भैया। याद रखिएगा ये किससे संबंधित है, श्रम संबंधित। कौन सी है, महाड़ सत्याग्रह कब चलाया गया था, 1927 में। किसके द्वारा चलाया गया, भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा चलाया गया। ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा, याद रखेंगे भैया डायरेक्टर्स यानी डॉक्टर्स की उपाधि लेने के लिए विदेश पढ़ने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या था, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। याद रखिएगा अर्थशास्त्र में, याद रखेंगे अर्थशास्त्र में डॉक्टर्स की उपाधि, अर्थशास्त्र में डॉक्टर्स की उपाधि लेने वाले, अर्थशास्त्र में डॉक्टर्स करने वाले, अर्थशास्त्र में डॉक्टर्स करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो याद रखिए कौन थे भैया, अर्थशास्त्र में डॉक्टर्स करने वाले पहले कौन थे, तो बी आर अम्बेडकर। इसके अलावा याद रखिएगा इन्होंने कौन से, ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि इन्होंने अर्थशास्त्र की जो डॉक्टर्स की डिग्री ली है वो कौन से विश्वविद्यालय, याद रखिएगा कोलंबिया विश्वविद्यालय। क्या भैया, कोलंबिया विश्वविद्यालय। याद रखेंगे कोलंबिया विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय है, कोलंबिया विश्वविद्यालय। याद रखेंगे
कोलंबिया विश्वविद्यालय। तो कहाँ पे अध्ययन किया भैया? कोलंबिया विश्वविद्यालय में। उस समय में ये इन्होंने अध्ययन कहाँ पे किया? कोलंबिया में अध्ययन किया, ठीक है। कहाँ पे अध्ययन किया भैया? कोलंबिया में अध्ययन किया, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा इनको भारत रत्न कब दिया गया है? तो याद रखेंगे इनको भारत रत्न कब दिया गया है? तो इनको भारत रत्न कब दिया गया? 1990 में इनको भारत रत्न दिया गया। नोट कर लेंगे, ये एग्जाम में पूछा गया कि इनको भारत रत्न कब दिया गया भैया? 1990 में। इसके अलावा इनके उपनाम हमसे पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा संविधान का जनक, संविधान का जनक या वास्तुकार, संविधान का जनक या वास्तुकार, ये सब किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? बी आर अम्बेडकर जी को कहा जाता है। संविधान का जनक या वास्तुकार किसे कहते हैं? बी आर अम्बेडकर जी को कहा जाता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछेगा बी आर अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो अनुच्छेद नंबर 32 को कहा है। किसको बोला है? अनुच्छेद नंबर 32 को क्या बोला है? संविधान की आत्मा। बी आर अम्बेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को क्या बोला है? संविधान की आत्मा बोला है, ठीक है। इसके अलावा अगर इनसे पूछेगा, आपसे पूछेगा कि भीमराव अम्बेडकर जी का पूरा नाम क्या था, तो याद रखिएगा इनका पूरा नाम क्या है भैया? इनका पूरा नाम क्या है? भीमराव रामजी अम्बेडकर। इनका पूरा नाम क्या है? भीमराव रामजी अम्बेडकर। भीमराव रामजी अम्बेडकर। और भैया ये विश्व के सुप्रसिद्ध विद्वानों में से एक गिने जाते हैं जिनके पास 16 डिग्रियां हैं। कितनी डिग्रियां थी? 16 डिग्रियां। सोचिए उस समय में इनके पास, इतने महान व्यक्ति के 16 डिग्रियां थी, ठीक है। और देख रहे हैं कहाँ पे पढ़ने गए थे भैया? कोलंबिया विश्वविद्यालय में। ऐसा ही पूरा विश्व इनको नहीं जानता है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लेंगे भैया, स्क्रीनशॉट कर लेंगे। चलिए ये आपके एग्जाम संबंधित कुछ तथ्य थे। ये आपके आज के सवाल थे, कुछ जो है आपके भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपसे पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम्स में, आपको बताया गया, ठीक है। चलिए आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज जैसा कि 14 अप्रैल है, आप सभी को 14 अप्रैल की बहुत बहुत बधाइयाँ, ठीक है। चलिए आज की क्लास को यहीं पर हम समाप्त करते हैं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।